बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबर के साथ, मैं हूं आज़म अब्दुल रज़ाक। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की और पाकिस्तान में हम बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की, तो एक्सपोर्ट्स में साथ साथ हम बात कर रहे होते हैं बिजनेस की। नाज़रीन, जब बिजनेस की हम बात करते हैं तो बिजनेस में हम सबसे पहले हमारे जहन में आते हैं यंग लोग, कि यंग लोग बिजनेस में कैसे आगे बढ़े। फिर हमारे जहन में आता है कि कराची तो बिजनेस का हब है, और जब कराची की हम बात करते हैं तो कराची बिजनेस के हब होने के साथ साथ कराची बहुत बड़ा एक शहर है जो पूरे पाकिस्तान को चला भी रहा होता है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या आप टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर कराची है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी जो है वो एक तरह से थोड़ी सी इनसिक्योर है। बिजनेस कम्युनिटी आजकल अपने आप को सिक्योर नहीं समझती पाकिस्तान में, क्योंकि उनकी जान और माल जो है वो महफूज नहीं है। जान और माल महफूज ना होने के साथ साथ उनका बिजनेस कौन सा महफूज है। खुदा न खास्ता कोई ट्रेजेडी हो जाए, कोई हादसा हो जाए, तो उसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा होता, चाहे वो कोई एसोसिएशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो। और साथ साथ टैक्स की बहुत बड़ी भरमार, इंपोर्ट पर टैक्स बढ़ा जा रहा है और रोज रोज इंपोर्ट के हम टैक्स जो है बढ़ा रहे होते हैं। नाज़रीन, ये टैक्स जब बढ़ेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान में जो है वो बिजनेस कम्युनिटी घबराएगी। जब बिजली उनको महंगी मिलेगी और गैस की शॉर्टेज होगी तो बिजनेस कम्युनिटी घबराएगी। बिजनेस कम्युनिटी जो है वो क्यों घबराती है, बिजनेस कम्युनिटी घबराने का सबब क्या है, बिजनेस कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान में बिजनेस क्यों नहीं कर रही होती, पाकिस्तान का बिजनेस क्यों शिफ्ट हो रहा है दूसरे मुल्कों में, बांग्लादेश में, चाइना में, दुबई में, कतर में, पाकिस्तान के बिजनेसेस वहां शिफ्ट हो रहे हैं, बल्कि वो तो आवाजें लगा लगा के कह रहे हैं कि आओ हमारे मुल्क में बिजनेस करो। नाज़रीन, बिजनेस करना पाकिस्तान में, हम एक ऐसा मुल्क है जो बहुत बड़े एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास नमक की खदानें हैं, हमारे पास कोयले की जो है वो बहुत बड़ा कोयले का स्टोरेज हमारे पास मौजूद है, हमारे पास नमक मौजूद है, हमारे पास कपड़ा मौजूद है, हमारे पास कॉटन में मौजूद है, गन्ना, चीनी, चावल, क्या चीज एक्सपोर्ट नहीं करते। सबसे बड़ी बात, सिंध में आम की बहुत बड़ी पैदावार होती है और आम की पैदावार की एक्सपोर्ट बहुत बढ़ाई जा सकती है। लेकिन बिजनेस कम्युनिटी क्यों घबराती है? आखिर बिजनेस कम्युनिटी को कौन से ऐसे सवालात रोके रखते हैं और बहुत कौन से ऐसी चीजें जो है वो बिजनेस कम्युनिटी की ऐसी हम क्या बोले कि इनकी सिक्योरिटी को इंश्योरेंस कंपनी भी उनको साथ नहीं दे रही होती। गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ बातें की जाती हैं कि हम जो है वो बिजनेस कम्युनिटी को आगे लेकर जाएंगे, बिजनेस बढ़ेगा। कंस्ट्रक्शन बिजनेस की बात करें, इमरान खान साहब ने कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत बड़ी एक सब्सिडी 1 साल तक दी थी, वो सब्सिडी कहाँ है? सरिये का रेट उसी रफ्तार से बढ़ा, इसी तरह सीमेंट का रेट उसी रफ्तार से बढ़ा और आज सीमेंट कराची में शॉर्ट है। बिजली की तारें हो या मजदूर की उजरत, सब चीजें बढ़ती जा रही हैं और मजदूर भी यहाँ पे सिक्योर नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, अपने पर्सनल गार्ड रखने पड़ते हैं अपनी जमीनों को बचाने के लिए। जो कब्जे लोग कर रहे होते हैं अपनी जमीनों को बचाने के लिए ही तगोदो करनी पड़ती है, यहां तक कि पुलिस को रिश्वत भी देनी पड़ती है। नाज़रीन, इन सब से बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो मुख्तलिफ मेहमान हमारे साथ प्रोग्राम में रहेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद समीर शाह, मैं इनको बहुत वेलकम करता हूँ कि आज जो है हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ साथ माहिन सलमान होंगी हमारे साथ जो काटी की वाइस प्रेसिडेंट हैं, साथ में फराज वासे साहब होंगे, उनको हम टेलीफोन लाइन पर लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। समीर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। आप यंग इंटरप्रेन्योर हैं, आप ये बताएं कि जो यंगस्टर अपना कारोबार शुरू करते हैं उनको सबसे पहले क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, कि जिन चैलेंजेस का वो शिकार हैं और वो डरते हैं कि पाकिस्तान में बिजनेस जो है वो हम शुरू नहीं करते और वो घबराते हैं कि हम बिजनेस कहीं और कर लें, पाकिस्तान में ना करें, क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, और स्टार न्यूज़ का, आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो यंग पर्सन लोग हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट यहाँ करने से बहुत डरते हैं ना, कि हमारी इन्वेस्टमेंट डूब ना जाए, हमारी इन्वेस्टमेंट में कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि उनको श्योरिटी नहीं मिल रही होती है गवर्नमेंट की तरफ से कि उनका कोई माली नुकसान हो जाए, जानी नुकसान हो जाए, उनको किसी भी किस्म की मतलब कोई भी सेफ्टी उनको नहीं मिल रही होती है। इसलिए वो चाहता है कि हम बाहर बिजनेस को, मतलब बाहर इन्वेस्टमेंट करें, दुबई हो गया, सऊदीया हो गया, चाइना हो गया, वहाँ इन्वेस्टमेंट करें। तो यही सबसे मेन वजह है कि हमारे यंग पर्सन जो है ना वो बिजनेस करने में यहाँ घबराते हैं। ठीक है। अच्छा समीर साहब, मुझे एक बात और बताइएगा कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको, खास तौर पर सिर्फ आपकी बात करूंगा, आपकी जाहिर एक बिजनेस कम्युनिटी रही होगी, जिनके दोस्त भी होंगे, अहबाब भी होंगे, जो यंग लोग खास तौर पर पाकिस्तान में, कराची में, एक तो आपने कहा कि उनको सोशल सिक्योरिटीज नहीं है, उनको सेफ्टी नहीं है कि वो बिजनेस जो है ना वो किस तरह लेकर चले। तो आपको किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा आपको बिजनेस स्टेबल करने के लिए? अभी इस वक्त तक का जो बिजनेस है वो किस हद तक स्टेबल है? जी, आपने ये पूछा कि आपने किस तरह स्टार्ट लिया। हमने एक ना 2016 में मैंने एक छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट लिया,
छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट लेते 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 2019 तक अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बेहतर रहा ना। 2019 के बाद जो गवर्नमेंट आई नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो गवर्नमेंट से आप भी वाकिफ़ है, पूरी दुनिया उनसे वाकिफ़ हैं कि उसमें हर चीज़ पे इतना टैक्स लगा दिया। अब बिज़नेस जो है ना, बिज़नेस उस पर अप डाउन होता रहता है। लेकिन 2019 का जो एंड रहा और अभी तक है ना, वो डाउन फैल ही रहा। मतलब कोई भी इसमें बिजनेस में ऐसा रहा कि मतलब बिजनेस अब सोच नहीं सकता अपनी इन्वेस्टमेंट करना मजीद। अच्छा, गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट से आपने सपोर्ट मांगी गवर्नमेंट से कि हमें सपोर्ट करें? जी जी बिल्कुल, हमने बड़े इदारों से बात करी कि भाई हमारा जो बिज़नेस है ना वो क्लियरिंग फॉरवर्डिंग का है, तो हमारा चाइना से बिज़नेस होता है, चाइना से हम लोगों को यहाँ पर चीज़ें वीज़ें जो आइटम होती है वो मंगवा कर देते हैं। अब उस पर 300% ड्यूटी ज़्यादा लग रही है। अब जितनी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे डबल दुगनी तिगनी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो ड्यूटी पे लग जाती है। तो हम यहाँ पर क्या माल देंगे और लोग हमसे क्या तवक्को रखेंगे? ठीक है, हम अभी हमारे साथ जो है ना वो टेलीफोन लाइन पर फराज वासे साहब मौजूद हैं। फराज वासे साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। आप एक बिजनेसमैन हैं और आज ज़्यादातर आपका जो काम है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से है, तो बताएं क्या आपको क्या मुश्किलात दरपेश हैं ख़ास तौर पर कंस्ट्रक्शन के मामलात में, और उसके बाद जब आप कंस्ट्रक्शन कर चुके होते हैं तो ज़ाहिर कंस्ट्रक्शन का तरीक़ेकार है कि उसकी एनओसीज वगैरह लेनी पड़ती हैं आपको, इन सब चीज़ों में क्या चैलेंजेस आपको जो है ना वो देखने को आते हैं? फराज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर देखिए, चैलेंजेस तो अब फेस करने पड़ रहे हैं हमें। बेसिकली जैसे कि अभी आपने देखा ही होगा कि कराची में जो सूरत हाल रही है नस्ला टावर को लेके, तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त लोग जो है एक खौफ व हिरास में यानी कि मुब्तला हो गए हैं और डरे हुए हैं कि इतनी क्लियर ऑथेंटिक चीज़ जिसमें यानी कि तमाम एनओसीज भी थी, इदारों की भी अप्रूवल्स थी, और एक चीज़ बन गई, लोगों ने रिहाइश इख्तियार कर ली और उसके बाद जो है वो ये सूरत हाल होती है, तो फिर इंसान जो है वो दिल बर्दाश्त होकर डिसहार्टनेस की तरफ चला जाता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए बिजनेस कम्युनिटी जो प्रॉपर्टी से ताल्लुक़ रखते हैं वो ज़ाहिर सी बात है इफेक्ट हुई है और काफ़ी हद तक इफेक्ट हुई है। वो लोग जो कि कंस्ट्रक्शन करके बैठे हुए नए नए प्रोजेक्ट चला रहे हैं आजकल, लेकिन परेशानी उनके ऊपर भी दरपेश है कि वो फिर उनकी रीवेरिफिकेशन पे लोग जाते हैं, फिर उसको भी जो उन्होंने पेमेंट कर दी उन्होंने पेमेंटें रोक दी कि हम दोबारा वेरीफाई करेंगे, हर इदारे में जाएंगे, वहाँ से कंफर्म करेंगे। मार्केट पे इसका बहुत हद तक इफेक्ट आया है। अच्छा, ये कि जी इदारों को भी यानी कि पाबंद करना चाहिए, यानी कि ला कानूनियत है, लेकिन ये कि बेहतरी की तरफ जाए तो इसमें हम देखें, हम लोग तो टैक्स पेयर हैं, ठीक है। जो हमारा एंड यूजर है, कस्टमर है, उसका एतमाद हम ऐसे ही जीतेंगे इसमें कि ट्रांसपेरेंसी हो। यानी कि इदारों को कोई पोर्टल बनाना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ हो कि ऑनलाइन वो सारी चीज़ें देख लें, हाँ भाई यहाँ से अप्रूव है, एसबी से अप्रूव है, इस इदारे से अप्रूव है, दूसरे इदारों से अप्रूव है, तो ये हमारे लिए एक आसानी हो जाएगी कि कस्टमर आए और उसको आपने गवर्नमेंट का ऑनलाइन पोर्टल खोल के दिखा दे कि देखिए सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, अप्रूवल्स यहाँ आए हुए हैं, ये आप हमारे पास जो फिजिकल पेपर है इसको भी जाके एक दफ़ा वेरीफाई करा दें ताकि पूरा एतमादी रहे। अब ये कि आप वहाँ जाते हैं, लाइन लगते हैं, वहाँ रिश्वत देते हैं, कोई वेरीफाई करते हैं, मूड है नहीं है, उसको पैसे नहीं दिए, उसने मना कर दिया, इस तरह से ना पेमेंट्स का बड़ा मसला रहता है, कस्टमर्स का एतमाद नहीं है हमारा। अच्छा, तो जाहिर है एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर, कोविड की वजह से भी आया, और नस्ला टावर और बहुत सारी बिल्डिंग्स, फराज साहब आपने देखा होगा कि कराची में इनलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत उरूज पर है। लेकिन नस्ला टावर जिक्र आपने किया, मैंने उसके ऊपर पूरा प्रोग्राम किया था, नस्ला टावर के पास सारी एनओसीज मौजूद थी, बावजूद इसके भी उसको गिरा दिया गया, तो जाहिर है कहीं ना कहीं लैग तो हुआ होगा, कहीं ना कहीं तो हुआ होगा। बिल्कुल हुआ। अच्छा, तो अभी इसमें आप जितना बड़ा डाउनफॉल आया, तो इसमें जो आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो कितने होते, क्योंकि इमरान खान साहब तो जो है वो तो कहते हैं कि हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को क्या नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को? अगर हम देखा जाए कि कितने घर जो हैं वो वो लोग बेरोजगार हुए, क्योंकि जाहिर है एक बहुत बड़ा स्टाफ काम कर रहा होता है, मजदूर है, एक बहुत ह्यूमन रिसोर्स काम कर रही होती है, तो कितना नुकसान हुआ अगर इस तरफ से हम देखें तो? सर देखें, प्रॉपर कैलकुलेशन तो इसकी कोई भी नहीं दे सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा टर्नओवर है जी, सही है, लेकिन ये कि बिलियंस में हुआ होगा, मैं आपको अंदाजा से बता सकता हूँ क्योंकि मैं इस शोबे से मुतल्लिक हूँ काफ़ी अरसे से। तो लेकिन मैं देखें, मसला पता है कहाँ पर आता है, मसला यहाँ पर आता है कि एक चीज़ बनी, आप जैसे आपकी बात रिपीट करता हूँ, लोगों ने रिहाइश इख्तियार कर ली और फिर इदारों के अप्रूवल के बावजूद उसको गिरा दिया गया जी। तो इसको ये बहुत बड़ी मिसाल है पूरे पाकिस्तान के लिए, इतने लोग जो हैं वो बेघर हुए। अभी जो कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, नॉर्दर्न बाईपास पे ले लें आप, उस पे सुपर हाईवे पे ले लें, वहाँ के लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी
जो कि पोजीशन के मराहिल के बहुत ही करीब थे, उन्होंने भी पेमेंट्स रोक दी कि भाई अब हम सारे इस डर डॉक्यूमेंट्स से। देंगे, आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम रीवेरीफाई करेंगे। हाँ, अब वो रीवेरिफिकेशन की वजह से जाहिर है एक प्रोसेस रुक गया। तो ठीक फराज है, साहब, प्रोसेस रुकता है, उसके बाद लोगों की तनख्वाहें रुकती हैं, काम रुकता है। जो मजदूर आपने हायर किए हुए 1-1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे उनको पैसे नहीं जाते तो बेचारे बेरोजगार हो जाते हैं। इस वजह से हाँ। क्राइम बढ़ता है, फिर क्राइम समझ रहे बढ़ता हैं? है, वो ये तो दूसरे अल्टीमेटली जो है वो गैरों से इम्पैक्ट आता है। अच्छा फराज साहब, ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, इसको अगर हम समाज की तरफ से देखें या किसी भी बिजनेस को अगर हम समाज के ऊपर लेकर जाएं, तो समाजी तौर पर भी बहुत सारा एक इम्पैक्ट पड़ता है मुल्क के ऊपर। मुल्क की जो सोशल इकोनॉमिकल जो हैसियत है वो कम होती है। तो आपके जो देखने में लोग आए, जाहिर है आपका ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से है, तो बिजनेस कम्युनिटी किन मुश्किलात में रही थ्रू आउट दिस पीरियड, और खास तौर पर नस्ला के बाद बिजनेस जो कम्युनिटी है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जो बिजनेसमैन है वो किस मुश्किलात को दो चार रहा है, जो आपके दोस्त अहबाब होंगे? सर देखें, सबसे ज्यादा जो है वो लोगों का एतमाद टूटा। सही है, जब एतमाद टूटता है ना तो उसका नेमुल बदल नहीं है। एतमाद टूटता है, उसके बाद लोग जो है वो सबसे ज्यादा परेशानी जो आती है ना वो कस्टमर्स को इस चीज की आती है कि जो वर्ड ऑफ माउथ होता है ना वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ Yes. कह रहा है। एक बंदा एक ही इदारे से जाके वेरीफाई करा कर आके दूसरा नहीं करा पाया। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि जो बैठा हुआ था उन साहब का मूड अच्छा नहीं था, उन्होंने नहीं किया। अच्छा। तो ये कौन रजिस्टर खोलेगा, जो मुंह में आया बोल दिया। इससे क्या होता है, इससे एक आता है वो 10 को बताता है, आपकी चीज खराब होती है। सही है। अच्छा, दूसरी हद तक अगर जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उनके हक में भी मैं आपको ये बात बोल दूं कि वो जायज है। अगर हुकूमत किसी चीज को जिसके कागजात नहीं है और वो लोगों को ठग रहे हैं या कोई ऐसे मामला है तो वो जायज गिर रहा है, उसमें बिल्कुल हम गवर्नमेंट के साथ हैं। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट जो बिजनेस कम्युनिटी में आ रहा है वो बहुत ज्यादा है। देखें, बिल्डर्स भी एक तरीके से इकोनॉमिस्ट होते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी चलाने में इनका भी हाथ है। बिल्कुल है। सही है ना। कंस्ट्रक्शन फील्ड बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है। लोहा, सरिया, आपके तमाम लकड़ी के काम, आपकी कंस्ट्रक्शन, आपकी मट्टी टनों के हिसाब से आती है। ये सारी चीजें जो है ये परचेजिंग मार्केट से हो रही, तो टैक्स भी पे कर रहे हैं, वो भी पे कर रहे हैं, हम भी पे कर रहे हैं। फिर लोगों की सैलरीज है, उनकी कंस्ट्रक्शन, 10 चीजें इसमें शामिल है। तो हम भी एक तरीके से इकोनॉमी का हिस्सा है। जाहिर बात है, जब किसी का काम रुकेगा और 10-20 प्रोजेक्ट अगर कराची में या मुल्क भर में 50 प्रोजेक्ट भी रुक गए तो इकोनॉमी हमारे मुल्क की ही गिरती है। सर सबसे बड़ा नुकसान हमें यह है। हमारी तो एक ही मुतालबा है कि अगर कोई ऐसी कोई ऑनलाइन सिस्टम में कोई पोर्टल आए, कोई चीजें आए, ताकि हम वहाँ लाइन लगा के वेरीफाई कराने से बेहतर है कि दुनिया में जिस तरह हिसाब किताब चल रहा है कि यार ऑनलाइन आपने देख लिया, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, कोई मसला हो नहीं सकता, कोई चीज क्लियर है, ओके है, बिस्मिल्लाह कीजिए, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये तो हो गई एक गवर्नमेंट सेक्टर के लोग। मैंने ये भी सुनने में देखने में आया कि सोशली भी पुलिस है, इदारे हैं, जो जिस तरह बहुत सारे, जिस तरह भी आपने कहा कि एनओसीज ले ली जाती हैं, बावजूद इसके भी इदारे तंग कर रहे होते हैं, तो उसकी थोड़ी रोजात सुनाएं उसकी। सर उसमें इस तरह से होता है कि जैसे कि है, अब आपके पास आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, मिसाल के तौर पे कोई इदारा आपके पास आता है, आपने सारी चीजें दिखा दी, अब वो आपसे प्यार से तो बात करेगा, बोलेगा सर हमारा भी ख्याल रखें। भाई क्या ख्याल रखें जब मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर चुका हूँ। अब आप ख्याल नहीं रखेंगे ना तो वो पीछे से फिर आपका ख्याल रख लेगा, समझ रहे? अच्छा, ये तरीकेकार, ये एक ट्रेंड बन चुका है इस वक्त कराची में। खास तौर से मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये बिल्डर शोबे के साथ होता है, दूसरे लोगों के साथ भी बहुत होता है। नहीं, बिल्डर्स के साथ मैंने ज्यादातर सुनने में आया, देखने में आया। बिल्कुल होता है। अच्छा, तो अभी आगे क्या इंडस्ट्री क्या कह रही है कि आगे क्या किस तरह चलेगा? इसी तरह चलेगा या कुछ बेहतरी आने की तवक्कुआत हैं? मार्केट दोबारा बूस्ट करेगी, नहीं करेगी? देखिए, मार्केट तो बूस्ट करनी चाहिए। अभी जो हम जिस सिचुएशन से हम दोबारा गुजर रहे हैं, हम दोबारा लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। देखिए स्कूलों के साथ क्या हुआ, अभी एक ऑल्टरनेट डेज पर डाल दिया सारे बच्चों को, जी आपको पता ही होगा चीज। जी 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 बिल्कुल। इस चीज को हम ऑफिस वालों को भी, हमने भी अपने स्टाफ को इस तरह कर लिया कि भाई 3 दिन ये लोग आएंगे, बाकी के 3 दिन ये आएंगे, फ्राइडे या संडे हम ऑफ कर लेंगे। तो जाहिर बात है काम पे तो इफेक्ट आया है, काम पे इफेक्ट आया है सर, बिल्कुल आया है। कोविड सिचुएशन में देखें अभी कुछ कर नहीं सकते, जो गवर्नमेंट की एसओपीज एंड पॉलिसीज है उसको तो हमने फॉलो लाजिम तौर पे करना है, और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी वाई फोर्स करवाने के भाई करो, सही है, ताकि लोगों की जिंदगियां बचाओ। इसके अलावा एहतियात के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ये है सारी चीजें। अच्छा, तो क्या कौन कौन से इदारे जो हैं वो ज्यादातर आप लोगों को मुश्किलात होती है? कौन कौन से ऐसे इदारे हैं, आप बिल्कुल नाम ले सकते हैं कि कौन कौन से इदारे हैं जिनको ज्यादातर डील करने में मुश्किल हो रही होती है? इदारों की जहां तक बात है सर, हमारे शोबे में जितने भी इदारे आते हैं ना, उन सब में ही डील करने में मसला है। अच्छा, मैं किसी एक का पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, सब में ही मसला है। मिसाल के तौर पे आप हसन स्क्वायर चले जाएं, कराची में वाक़ई है, ठीक है, वहाँ SBCA का ऑफिस है, वहाँ आप जाएंगे, कोई आपका नक्शा पास करा रहे, कोई चीज करनी है, वो प्रोसीजर इतना लेंदी है कि उसके बाहर जो खड़ा हुआ एजेंट है ना,
आप मजबूरन उसके पास चले जाएंगे, यार ये 20-25 हजार लो यार, ये मेरा काम करा दो। हालांकि वो प्रोसीजर इतना इजी आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ ट्रेंड ऐसा बना है। पासपोर्ट ऑफिस देख लें आप, सही है। आप जाएं, आप देखेंगे इतनी लंबी लाइन बनी हुई है, बाहर एजेंट आएगा, आप उसको 5,000 रुपए देंगे, वो अंदर जाएगा और करा के आ जाएगा। कैसे करा लिया यार उसने? तो उन्होंने खुद कोई तो अपने setting एजेंट होगी ना उन्होंने उसकी। खुद अपने एजेंट छोड़े हुए हैं ताकि जो है वो काम अंदर मुश्किल हो और बाहर जो है वो पैसे देके जिस काम की तनख्वाह लेते हैं वो पैसे लेके करना। जी भाई, मसला ये है। अच्छा, ये पासपोर्ट ऑफिस का मसला नहीं है, ये हर इदारे का मसला है। ये नहीं है, ये हर इदारे का मसला है। तकरीबन हर जो इदारे का। जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं उनमें ये मेजर प्रॉब्लम है। ये है, और आपने भी इसका एक्सपीरियंस किया होगा, आई एम श्योर किया होगा, पाकिस्तान के हर बंदे ने किया है। इसका एक्सपीरियंस मैं तो अक्सर करता रहता हूँ। तकरीबन जो है वो सर आपने भी बैरून मुल्क सफर किया ही होगा ना, नहीं भी किया तो पासपोर्ट तो बनाया ही होगा ना, हम सब इसमें शामिल है सर। नहीं सर, बैरून मुल्क जो है वो वहाँ तो पाकिस्तानी एक अलग कैटेगरी में शुमार किया जाता है। खैर वो एक लंबी कहानी है, वो एक लंबी डिबेट वो एक लंबी डिबेट है। अच्छा जी, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा फराज साहब कि आप अभी क्या मशवरा देते हैं जो लोग पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहते हैं, खास तौर पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में? क्या वो बिजनेस करें, क्या वो प्रोजेक्ट से स्टार्ट करें, और अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो किन बातों का ख्याल रखें? खास तौर पर यंग एंटरप्रेन्योर्स की बात हो रही है। को बिल्कुल यही बात मैं करने वाला था, आपने अच्छा वो मुझसे सवाल कर लिया। देखिए, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ठीक है, और हम इस कौम का सरमाया है। हमारी जिम्मेदारी है कि अपने मुल्क का नाम रोशन करें और यहीं काम करें, और हमारे बच्चे भी यहीं बिजनेस करें ताकि हम अपनी पहचान बना सकें ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो बिल्कुल आप करें, बिजनेस को करें, अपना काम करें, और आपकी जितने भी कानूनी कागजात हैं, जो रिक्वायरमेंट्स आपको दी जाती हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, भले आपको टाइम लगे, जितना टाइम लगे उसको फुलफिल लाजिम करें, और फुलफिल करने के बाद आप बिल्कुल उसको अपने लोगों में व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने जो कि आप मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ फाइल्स होती हैं, हमारे यहाँ फाइलें बनती हैं, फ्लैट की हैं, प्लॉट्स की हैं, तो आप उसमें वो डॉक्यूमेंट की जो जरूरी पेपर है आप उसमें लगा भी दें ताकि वो बंदा खुद जाकर आपकी तरफ से उसको वेरीफाई भी करा सके। ये एक तरीक़ेकार है, ये बहुत ज़रूरी काम है। इसको अगर हमने अपनी जिम्मेदारी समझ के कर लिया, देखें कल को इदारों की कमजोरी की वजह से हम अपने मुल्क का तो नाम खराब नहीं करेंगे ना। मैं और आप काम करना छोड़ देंगे, हम बाहर जाके कर लेंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन इन द एंड ये मुल्क तो हमारा है ना, हमने इसको चलना है। अच्छा, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि हम इदारों की वजह से मुल्क में काम करना तो नहीं छोड़ सकते, तो जिस तरह आप एसोसिएशन होती है, जिस तरह आबाद है, आप लोगों के साथ तो आबाद काम कर रही होती है, तो कभी इन्होंने इदारों को प्रेशराइज किया, या जाहिर एक अथॉरिटीज से जो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर लेवल तक ये बात जाती नहीं है, जाती भी है तो उस रुख में नहीं जाती, इस रुख में जो ग्राउंड रियलिटी है, तो क्या आपने कभी इदारों को पाबंद करवाने की कोशिश की, आप जैसे लोगों ने, और खास तौर पर आबाद में जो और एसोसिएशंस बनी हुई हैं, उन्होंने कभी प्रेशराइज किया इदारों को कि भाई इन चीजों को आसान करो, स्ट्रीमलाइन करो? जी, आबाद ने तो अपनी भरपूर कोशिश की है, ठीक है, और मुसलसल कर रहा है, मुसलसल कर रहा है। इसमें यह है कि देखें, आप अपना काम करें, मैं अपना काम करूं, हम सब अपना काम जिम्मेदारी से करेंगे ना, तो आगे का मसला नहीं होगा। देखें, अगर कोई इंसान, कोई इदारा अगर गफलत कर रहा है, ठीक है, तो आप सबसे पहले बनिस्बत ये है कि आपको वहां जाके कोई रिश्वत दे रहे हैं या उससे कोई सेटिंग कर रहे हैं, आप उस इदारे से अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, अपनी जिम्मेदारी पूरी करके आप वहां जब जाएंगे ना, तो फिर वो आपसे उस तरह की बात भी नहीं करेगा। असल में हमारे लोगों में भी गफलत है सर, सारी गलती इदारों की नहीं है, ठीक है। अगर कोई काम वहां से हो रहा होता है, मैं जानबूझ के वहां जाके रिश्वत दे दूं, यार मुझे 10 दिन 15 दिन का टाइम दे दो, यार क्यों दे दो, तुमने गफलत की है ना, फिर इदारों पे आप डालते हो। आपकी भी गलतियां हैं इसमें सर, जो हमारी बिल्डर लाइन की भी कुछ गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ इदारे की गलती है। बिल्डर्स लाइन तो ज्यादा गलतियां करते हैं, एक जगह खरीदते हैं, 4 जगह की एनओसी लेते हैं 4 एकड़ की, और कंस्ट्रक्शन हो रही होती है 10 एकड़ की, और बाद में लेटर ऑन ये प्लान होता है कि जब पैसे आ जाएंगे तो फिर हम जो है वो इनकी एनओसीज लेंगे। तो सर फ्यूचर तो अब सिवा अल्लाह ताला की कोई जानता ही नहीं है, ठीक है। आपको भी तो, मुझे और आपकी, हमारी भी जिम्मेदारी है ना कि हम भी तो सीधा चलें। हम मौका दे रहे हैं तो वो मांग रहे हैं ना सर। एग्जैक्टली। मैं अपना काम पूरा करूं, मैं पढ़ाई प्रॉपर करूं, उसके बाद मेरा जो रिजल्ट पास आएगा, अगर कोई मसला होता तो मैं स्क्रूटनी की तरफ जाऊंगा कि भाई मेरा पेपर रीचेक करो। हाँ, स्क्रूटनी मैंने तो पूरा फुलफिल किया था। बिल्कुल है, ऑप्शन तो हर इदारे में ना, मैं उनको खुद ऑप्शन दे रहा हूँ कि यार मैं यहाँ फंस गया हूँ, मैंने ये 2 नंबरी की है, तो जाहिर बात है वो तो अपना मुंह खोलेगा। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपना काम पूरा रखें ताकि आगे कोई मसला ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया फराज साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। फिर मौका रहेगा तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी। समीर साहब, छोटा सा आपसे एक सवाल है, फिर उसके बाद हम जो है ना ब्रेक की तरफ जाएंगे। अच्छा समीर साहब, क्या मशवरा देंगे, जिस तरह मैंने फराज साहब से सवाल किया, क्या मशवरा देंगे आप यंगस्टर्स को कि वो पाकिस्तान में ही रहें या बिजनेस मूव करें, और आपके खुद के क्या इरादे हैं? मैं यंगस्टर को यही कहूँगा कि पाकिस्तान, बिल्कुल फराज साहब ने एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा कि ये हमारा मुल्क है।
तो यंगस्टर को यही कहूँगा कि वो जितनी पढ़ाई करते हैं ना, वो बेचारे ये करते हैं कि वो सीए करते हैं, मास्टर करते हैं, वो कहते हैं वो कहीं जॉब के लिए जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हर बंदा उन्हें कहता है कि आप कल आ जाओ, आप इतने दिन बाद आ जाओ, आप परसों आ जाओ, ऐसे ऐसे करके तो वो कहता है कि यार क्यों ना मैं बाहर जाऊँ, दुबई जाके अपना ये सीए की ये फ़ायदा उठाऊँ, दुबई जाके ये करूँ। तो इस वजह से ना लोग बाहर जाना ज़्यादा वो करते हैं, क्योंकि वहाँ उनको रिस्पॉन्स मिलता है। यहाँ इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, यहाँ जो पढ़ाई करते हैं वो सब इनकी वेस्ट जाती है, तो इसलिए वो बाहर जाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ठीक है, हम फिलहाल जा रहे हैं छोटे से ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात करेंगे, कहीं जाना नहीं है, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी क्यों इतनी इनसिक्योर है, क्यों बिजनेस जो है वो पाकिस्तान में कम होता हुआ नजर आ रहा है, कि बिजनेसमैन क्यों पाकिस्तान से मूव हो रहे हैं, क्यों बिजनेसमैन पाकिस्तान को छोड़ कर दूसरे मुल्क में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। क्योंकि सिर्फ बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस के साथ साथ वहाँ की जो इन्वायरमेंट है वो भी बहुत डिपेंड करता है। एक बिजनेसमैन अगर यहाँ पर अरबों रुपए लगाता है लेकिन वो इनसिक्योर होता है कि मेरे अरबों रुपए अगर डूबते हैं, खुदा ना खास्ता अगर डूबते नहीं, कोई नुकसान होता है तो नुकसान की भरपाई कैसे होगी, मुझे कोई इदारा, कोई इंश्योरेंस कंपनी या गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। इसी तरह बहुत सारे और सवालात हैं। जाहिर है एक बिजनेस कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, उनके सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ हैं, उनके पाबंदियों के इश्यूज़ हैं, उनके साथ इंपोर्ट के इश्यूज़ हैं, उनके साथ एक्सपोर्ट के इश्यूज़ हैं, ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ हैं, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, गैस महंगी होती जा रही है, बिजली महंगी होती जा रही है, गाड़ियाँ महंगी होती जा रही हैं। ये सब चीज़ें जब महंगी हो जाएंगी तो अल्टीमेटली इसका जो है वो पूरा जो बर्डन है ये एक बिजनेसमैन के ऊपर आएगा। तो इसी वजह से बात करने के लिए हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद है माहिन सलमान, काटी की जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है। बहुत वेलकम करता हूँ मैडम आपको प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। आप जो है वो वाइस चेयरमैन है काटी की, तो आपको ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि कोरंगी, ख़ास तौर पर कोरंगी की जोन की बात की जाए, कोरंगी एक बहुत बड़ा बिजनेस का जो है वो हब है। तो कोरंगी में जो बिजनेसमैन है, जो वहाँ पर जो लोग हैं बिजनेस कम्युनिटी, उनको क्या किन मुश्किलात का सामना है आजकल? देखिए, कोरंगी की बिजनेस कम्युनिटी इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम अदर बिजनेस कम्युनिटी जो इस वक्त कराची में एग्जिस्ट करती है, और तकरीबन तमाम बिजनेस कम्युनिटी के मोर और लेस यकसा मसाइल हैं। सबसे पहले हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, आपके गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से मसाइल हैं, और जो फेडरल और आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिफ्ट रहती है उसकी वजह से हमें ऑपरेशंस के अंदर बहुत दिक्कत है, क्योंकि आपके पास कोई एक पॉलिसी, किसी तरीके की सही पॉलिसी नहीं आती। अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बात कर लें तो देखिए, इस पर मैं कहती हूँ कि एक बिजनेसमैन जो है वो जिहाद कर रहा है, और जो आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात कर रहे होते हैं कि हमारी इतनी बढ़ गई, इसमें सारा खराज तहसीन, सारा क्रेडिट जो है वो बिजनेसमैन को जाता है, जिसने इस हालात के अंदर एक बहुत अच्छा प्रोड्यूस दिया। मगर अगर आप गवर्नमेंट के एंड से देखिए तो मैं गवर्नमेंट को बार बार कहती हूँ कि आप नेट गेन्स के ऊपर बात करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी बिजनेस करता है बॉटम लाइन के लिए, प्रॉफिट के लिए, जाहिर बात है कमाने के लिए। एक बिजनेसमैन अपना सब कुछ स्टेक पे लगाता है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देता है, और उसका जब सब कुछ स्टेक पे लगा होता है तो वो रिटर्न चाहता है। जब हम रिटर्न की बात करते हैं तो वहाँ पे आजकल हमारा बिजनेसमैन बहुत परेशान है, क्योंकि आप हर तरफ से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। माना कि एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, माना कि आपकी सेल्स जो है एक तरीके से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ रही हैं, लेकिन जब हम नेट गेन, नेट रिटर्न देखते हैं तो वो एक रिड्यूसिंग ट्रेंड के ऊपर बढ़ रहे होते हैं। रिड्यूसिंग ट्रेंड से मतलब ये है कि अगर आपको पहले 20%, 25% प्रॉफिट था, तो अब आपका प्रॉफिट 12%, 13% इस तरीके से बढ़ेगा। ये है मतलब इंक्रीज विद अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड। इसकी वजह यह है कि आपके जितने कहने के इंडिकेटर्स होते हैं कॉस्ट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के, वो आपके लिए मुश्किल बना दिए गए। सबसे पहले आप देखिए बिजनेस चलता किस पे है। बिजनेस चलता है एनर्जी पे। आपके पास कोई एनर्जी पॉलिसी नहीं है। हर साल गैस का क्राइसिस आता है और आपके बहुत सारे इक्विपमेंट हैं जो बिजली पे नहीं चल सकते, जिनको सम फॉर्म ऑफ ये कह लीजिए गैस एनर्जी चाहिए होती है, अब चाहे वो कोल से आए या नेचुरल गैस से आए या किसी भी तरीके से आए, क्योंकि उनको शिफ्ट करना टू इलेक्ट्रिसिटी इज एट दिस पॉइंट इन टाइम रियली नॉट पॉसिबल फॉर द बिजनेस कम्युनिटी, क्योंकि उसमें चाहिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आपकी गवर्नमेंट जो है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस करी हुई हैं स्कीम्स, लेकिन उनको फैसिलिटेट करना, उनकी अवेयरनेस प्रोवाइड करना, ये तमाम चीज़ों के अंदर अभी तक स्टेट बैंक की वो पेनिट्रेशन नहीं है, ना वो टाइम है बिजनेसमैन के पास कि इस वक्त इतने जल्दी वो स्विच करे।
उनकी एनर्जी कॉस्ट जो है वो बहुत हाई है, विच मेक देम वेरी इनकम्पेटिटिव। सेकेंड, हमारे पास जो क्राइसिस आते हैं वो हमारी स्किल्ड लेबर के आते हैं। आपने वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जगह जगह खोल तो दिए, मगर ना वहाँ पे कोई सिलेबस है, ना वहाँ पढ़ाने वाले हैं, ना ट्रेनिंग करने वाले हैं। चंद ही कोई वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो चल रहे हैं। अब आपके पास स्किल्ड लेबर नहीं होगी, आपके पास पूल ऑफ प्रॉपर लेबर नहीं होगा, तो आप किससे काम करवाएंगे? नहीं, ये बहुत अच्छी बात की आपने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स की। तो ये तो इंडस्ट्री जो जितने भी मैंने भी देखा है कि जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वो अपने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं वो उनको चला रही होती हैं और खुद से ट्रेनिंग दे रही होती हैं। अपनी मदद आप कर रही हैं, गवर्नमेंट का इसके अंदर अगेन कोई रोल नहीं है। इसलिए आपसे कहती हूँ ना कि बिजनेसमैन को क्रेडिट जाता है। फिर आपने टैक्सेशन पॉलिसी कर ली। आप देखिए आपकी टैक्सेशन पॉलिसी हैज बिकम अ रिग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी। इस वक्त आपको एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ जाना था। अगर आप देखिए तो इस पॉलिसी के अंदर टैक्स उन्होंने किस चीज पे लगाया है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ बिजनेस पर्सन। आपने टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है ना टैक्सेस हाई कर दिए हैं। इम्पोर्ट्स, आप जो मशीनरी थी, इक्विपमेंट का, यहाँ लोकल डेवलपमेंट, एक लिहाज से अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो गवर्नमेंट हाँ भाई ये कहेगी कि जब हम ये महंगी कर देंगे तो लोकली डेवलप होंगी, लेकिन जो इंटरम पीरियड आएगा, जिस पीरियड के अंदर ये लैप्स आएगा, ये गैप आएगा, उसके कवर करने के लिए कोई बैकअप प्लान गवर्नमेंट ने दिया ही नहीं। उन्होंने कोई हमें बताया नहीं कि जब वो इम्पोर्ट्स रोक देंगे और रॉ मटेरियल इतना महंगा हो जाएगा तो उस पीरियड के अंदर वो किस तरीके से लोकली डेवलप करेंगे। लोग अपनी मदद आपके तहत कुछ ना कुछ करने की कोशिशें कर रहे हैं, मगर अगेन गवर्नमेंट का यहाँ पे पॉलिसी अगर देखें तो भाई वाह वाह बहुत अच्छी बात है, हम लोकल प्रोडक्शन की तरफ चले जाएंगे जिससे मैक्रो इकोनॉमिक बूम आएगा, बट दैट इज अ लॉन्ग टर्म थिंग ना। इंटरम सॉल्यूशंस के साथ ये पॉलिसीज लेके चलते हैं कि जब हम इंपोर्ट्स रोक देंगे, रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा, तो वो बेचारा बिजनेसमैन क्या करेगा? वो किसी भी तरीके से हाथ पांव मारेगा अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए, बिल्कुल ही लो मार्जिन के ऊपर काम करेगा, जो कि इस वक्त हो रहा है। फिर आपने टैक्सेशन पॉलिसी, मैंने आपसे कहा कि रिग्रेसिव इन्होंने कर दी, इन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर टैक्स लगा दिया, और फिर इन्होंने रिफंड पॉलिसी जो है अभी तक कोई डिफाइन नहीं करी, कोई पब्लिकली आपके पास रिफंड पॉलिसी नहीं आई। उन्होंने कहा था कि आपको जो 350 अरब रुपए का बर्डन है, इसमें से 280 अरब रुपए अब हमको वापस चले जाएंगे, बट व्हाट इज द मैकेनिज्म? वो मैकेनिज्म अभी तक नहीं आया है। मतलब पॉलिसी लाने से पहले ये मैकेनिज्म ड्राफ्ट होना चाहिए ना, ताकि आपकी पॉलिसीज के ऊपर लोगों का ट्रस्ट आए। मैं पॉलिसी मुझे हंसी आती है जब कोई जिस तरह अभी आपने एक पार्टी की प्रेसिडेंट होते हुए आपको पता है कि मैकेनिज्म क्या चीज होती है, जो है ना वो रिटर्न्स क्या चीज होती हैं, हम इसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं और कैसे मैनेज कर सकते हैं। एक आम शख्स, एक आम इंडस्ट्रियल जो है उसको ये चीजें पता है, लेकिन जो थिंक टैंक बैठे हैं मुझे नहीं समझ में आता कि वो थिंक टैंक जो है वो कहां से क्या बताते हैं, जो उनके मुशीर हैं वो क्या बताते हैं, क्या मशवरा देते हैं, कैसे चीजें चल रही होती हैं। ये सारी रिग्रेसिव पॉलिसीज जो है ना, ये जब मॉनेटरी पॉलिसी रिलैक्स करते हैं तो इनकी फिस्कल पॉलिसी श्रिंक हो जाती है, फिस्कल पॉलिसी को एक्सपैंड करते हैं, मॉनेटरी को श्रिंक कर देते हैं, मतलब दे आर नॉट बैलेंसिंग इट, जिसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमी और बिजनेस पर्सन जो है सफर कर रहे हैं। जब आप बूम की तरफ जाना है, अब आप एसएमई सेक्टर देख लीजिए, एसएमई के लिए पॉलिसी तो अनाउंस हुई है, मगर उस पॉलिसी के अंदर इतने सारे ग्रे एरियाज हैं, इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। आपने कहा कि स्टार्टअप्स के ऊपर काम करना है, आप जमीनें और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे, भाई वो आइडेंटिफाई किधर करी नहीं है, किधर है वो सारे आपके जोन? आपने इतने एकड़ लैंड पॉलिसी में बता तो दी, मगर वो है किधर वो लैंड? इंडिकेटर्स ही नहीं है ना उसमें, बिल्कुल वो है ही नहीं, कोई इंडिकेटर ही नहीं है। पॉलिसी देखें तो किताबी पॉलिसी है, बहुत अच्छी है, किताब के अंदर तो वो बहुत अच्छा ऐसे इशफाक अहमद साहब के नावल की तरह ना, बिल्कुल। जब आप रियलिटी में देखिए तो वो पॉलिसी नॉन एग्जिस्टेंट है, वो पॉलिसी आपको दिखाई नहीं देगी, उसके एस्पेक्ट्स आपको नजर नहीं आएंगे। और हमारे लिए बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग चीज होती है, हमें जब कहा जाता है किताबों में तो सब मौजूद है, बट वेयर इज द इम्प्लीमेंटेशन? तो बिजनेसमैन बेचारा कैसे करेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास नहीं, टैक्सेशन उसके पास नहीं, आप फाइनेंसेस बहुत प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको अपना लाइव एग्जांपल दूं, स्टार्टअप्स के ऊपर मेरा बहुत काम आजकल चल रहा है, क्योंकि हमारे पास बहुत एप्लीकेशंस आती थी बच्चों की कि हमें नौकरी दिला दें। हमने कहा भाई आप नौकरियों के लिए क्यों जा रहे हैं, आप अपने सेटअप्स लगाइए, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं। तो हमने यहाँ पे कामयाब जवान डेस्क का इनिशिएटिव लिया, वो सब कुछ किया, बैंक्स आए हमारे पास। अच्छा, अब जब हमने बच्चों को बैंक्स भेजा
तो आप यकीन करें बहुत सारी स्कीम्स के बारे में बैंक मैनेजर ने रिफ्यूज कर दिया कि मुझे तो पता ही नहीं है। तो आपकी लोन डिसबर्समेंट, आपकी फाइनेंसिंग किसी भी तरह एक उस शख्स के पास जिसके लिए आपने पॉलिसीज बनाई हैं, स्कीम्स बनाई हैं, उस तक पहुंच ही नहीं रही। मैम एक मासूमाना सवाल करना चाहता हूं मैं, अगर आप मुझे जवाब देना चाहें तो। एक शख्स जिसने फ्रेश ग्रेजुएट किया है, वो बहुत टैलेंटेड है, या फ्रेश मास्टर्स है, वो बहुत टैलेंटेड है और उसको पता है कि मैं टैलेंटेड हूं और मैं कुछ कर जाऊंगा। जब वो कुछ इस तरह आपने एसएमई की बात की, उन्होंने जब एक जिस तरह आपने उनको बैंक में भेजा, मैं जाता हूं बैंक में, मैं बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट हूं, बैंक में जाता हूं और बैंक में जाके सवाल करता हूं मुझे लोन चाहिए, मेरा ये प्लान है और ये मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, बैंक उसको लोन नहीं देता। डिसबर्समेंट कहाँ है, खास तौर पर जो गवर्नमेंट डिसबर्समेंट है? किताबों में है और अवार्ड्स में है। अब डिसबर्समेंट की भी कहानी मैं आपको बता दूं, इट्स ऑल अबाउट ऑनलाइन। आप ऑनलाइन कामयाब जवान की अगर आप बात करें, ऑनलाइन है, बहुत अच्छी बात है, आपने ऑनलाइन भरा, लेकिन हजारों लाखों बच्चे जो ऑनलाइन भर के बैठे हुए हैं, उनका डिसबर्स नहीं हो रहा। हमने बैंक के साथ बात करी, हमने कहा कि भाई क्या मसला है, क्यों नहीं डिसबर्स होता? उन्होंने कहा कि जी बच्चे जो है ना ऐसे ऐसे भर देते हैं, उनको स्कोरिंग नहीं पता होती, और वो जो है ना वहाँ पे जब हमारे पास स्कोर्स आते हैं तो वो मैच नहीं करते। एंड देन देयर इज एब्सोल्युटली नो कम्युनिकेशन बिटवीन द एप्लीकेंट एंड द बैंक कि वो उसको बताए कि तुम्हारे क्या क्या क्राइटेरिया मीट नहीं हुए थे, जिसकी वजह से तुम्हारी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हुई। हजारों उनको पता ही नहीं कि हुआ क्या है हमारे साथ। पड़े, बिल्कुल उनको नहीं पता होता। और ये कोई बहुत हाई फाई साइंस नहीं है, अगर कहीं से कम्युनिकेट हो जाए तो वो उसको रेक्टिफाई करके दे दें और लोन डिसबर्स हो जाए। ऐसे बहुत केसेस हैं जिसमें लोन डिसबर्स भी हुए, ऐसी बात नहीं है, जेन्युइन केसेस भी हैं जहाँ डिसबर्स भी हुए। मगर बात यह है कि एक आम आवाम को, आम बच्चे को ये कैसे एजुकेट करें। फिर हमने काटी में ये इनिशिएटिव लिया, हमने उनके साथ आजकल बातचीत कर रहे हैं। हमने कहा कि आप अपनी डेस्क जब यहाँ लगाएंगे तो आपका काम ये होगा कि आप बच्चों को बताएंगे और उनके इस तरीके से भरवाएंगे कि ये अप्रूव हो, सही, ताकि स्कोरिंग मैच हो। बिल्कुल मैच हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना आप, हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत अच्छी होती हैं, मैं उनको बुरा नहीं कहूंगी। मैंने आपसे कहा ना एसपी पॉलिसी इतनी खूबसूरत उन्होंने बनाई है कि बस, मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल तक पहुंच नहीं पाती। अच्छा, तो ये हमारी हुकूमत देख नहीं रही है इस चीज को। अच्छा मैम, एक चीज और बताइएगा कि कुछ पिछले दिनों कोविड से पहले भी और कोविड के बाद भी खास तौर पर कुरंगी का जो इंडस्ट्रियल जोन है वो खासा नाराज था गवर्नमेंट से और पॉलिसी मेकर्स से, तो क्या वजूहात थी उसकी, और अब वो जो है वो बेहतर हैं? क्या उनके मामला तय पा गए गवर्नमेंट के साथ? मामला नहीं तय, देखिए तय क्या पाएंगे आप। एक पॉइंट आता है, आपको अपना कारोबार चलाना है, कुछ घर लेके जाना है, आप बहुत सारी चीजों को इग्नोर करते हैं, सरेंडर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या करें। पॉलिसीज देखिए, पॉलिसीज किताबी बहुत अच्छी होती है, मगर अगेन मैं आपसे यही कहूँगी इम्प्लीमेंटेशन। देखिए स्टेक होल्डर, जब से ये हुकूमत आई है ना, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन नहीं है, ये बहुत अच्छा इनका मैकेनिज्म है। ये बुलाते हैं, पूछते हैं, बात करते वही है जो इनके दिल में होती है। अच्छा मैम, खवातीन जो है वो मैं बिजनेस टाइकॉन जो है ना पाकिस्तान में बहुत कम ही नाम सुनने को मिलता है, क्या वजह है खवातीन बिजनेस टाइकॉन नहीं है? देखिए उसकी बहुत सारी वजूहात है, और उसके अंदर आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि कोई भी खातून जो है वो बिजनेस में आती क्यों है। देखिए शौकिया तो बहुत ही कम होंगी ना, शौकिया तो कोई भी नहीं आता, इवन मर्द भी शौकिया नहीं आते। आते क्यों है? बिकॉज हमें कमाना है, कुछ घर लेके जाना है, राइट, हमारी जरूरत है, हमारी फाइनेंशियल नीड है, जिसकी वजह से हम बाहर आए हैं। बट व्हेन यू कम आउट, तो एक अल्लाह ताला का कुदरती निज़ाम है कि अल्लाह ताला ने जो अपना निज़ाम बनाया वो खवातीन को घर के साथ अटैच किया और आदमी को बाहर के लिए अटैच किया। अब आप इस निज़ाम से फाइट नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो जब वो आपको उनको खवातीन को बाहर लाना है के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर देना है जहाँ पे वो अपना घर और अपना कारोबार बैलेंस करें। मैंने अब तक जितनी बच्चियों के साथ काम किया है तो सब ने बिजनेस यूं ही ऑप्ट किया कि हम अपने टाइम से अपना कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है। अगर आप देखिए तो आपके पास ओवरऑल सोसाइटी में इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी एग्जिस्ट नहीं करता जो कि खवातीन को सपोर्ट करे एट बोथ द एंड्स, कमाने के एंड पे भी और घर के एंड पे, डोमेस्टिक एंड पे भी। तो ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना आपने डेवलप अगर कर लिया, हम कुरंगी में काम कर रहे हैं डे केयर सेंटर्स के ऊपर भी और चीज़ों के ऊपर, ताकि खवातीन को फैसिलिटेट करें। आपने डे केयर सेंटर्स बना दिए हैं, बच्चों को वहाँ पे वो बेफिक्री से छोड़ के जा सकती हैं, अपने काम के टाइम पे काम कर सकती हैं। फ्लेक्सी आवर्स हमने बहुत एडवोकेट किया है। आप ये देखिए ओवरऑल गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर कोई पॉलिसी नहीं है फ्लेक्सी आवर्स की। आप दुनिया भर में जाइए पर आवर रेट पे काम हो रहा होता है।
फ्लेक्सी आवर्स तो लेकिन- मैम यहाँ पर लोगों को पता ही नहीं है फ्लेक्सी आवर्स होते क्या हैं, क्योंकि लोग कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, गवर्नमेंट कम्युनिकेट नहीं कर सकती, इवन कि लोग 12-12 15-15 घंटे तक भी काम कर रहे हैं। फ्लेक्सी आवर्स तो मैम बहुत एक आगे की चीज आपने ये नहीं बता दी लोगों को, वो परेशान हो जाएंगे। जब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ और वुमेन लेबर के साथ, दोनों के साथ जब हम काम करते हैं, क्योंकि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑब्वियसली फील कंफर्टेबल विद वुमेन एम्प्लॉइज, तो वो कैसे मैनेज करेंगी? अगर वो परार देने लगे तो आपका लेबर डिपार्टमेंट आ जाएगा एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर के लिए। भाई दुनिया भर के अंदर परार रेट के ऊपर काम होता है, आप क्यों नहीं कर सकते? आप ऐसे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर पॉलिसीज क्यों नहीं बना सकते जो कि औरतों को फैसिलिटेट करती हैं? सबसे बड़ी चीज अगेन यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पॉलिसी लेवल, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर वो इंफ्रास्ट्रक्चर लड़कियों के पास नहीं है कि वो बाहर आएं और आके काम कर सके। वो फुल टाइम करती हैं तो उनके घर खराब होते हैं, घर को बैलेंस करने की कोशिश करती हैं तो कारोबार नहीं होता। एक शख्स 2 किश्तियों में बगैर फैसिलिटेशन के सवार नहीं हो सकता। दूसरी एजुकेशन होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, जो कि खवातीन में निस्बतन कम है। अब तो खैर बहुत इम्प्रूव हो गया है ट्रेंड, लेकिन निस्बतन जो है ना वो कम है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स अगर आप कहें तो अब थोड़ा बेहतर हो गया। जी बेहतर हो गया। और दूसरी हमारी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, खवातीन ज़रा हेजिटेट करती हैं, हमारा जेंडर डिफरेंस, हमारे कल्चरल वैल्यूज, थोड़ा वो हेजिटेट करती हैं। जब तक देखिए नेटवर्किंग नहीं होगी बिजनेस के अंदर, आप आगे नहीं बढ़ते। जब तक आप बैठते नहीं, बात नहीं करते, आपको बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं चलता, आपके लिंक्स डेवलप नहीं होते ना। तो एक ये भी कह लीजिए समथिंग विच पुल द वुमेन जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैडम, आपने प्रोग्राम में टाइम दिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर फिर मौका मिला हमें बिजनेस के ऊपर बात करने के लिए, खास तौर पर एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर बात करने के लिए, तो हम ज़रूर बात करेंगे। और अगर हम भी कोशिश करेंगे कम्युनिकेट करें जो न्यू कमर्स हैं उनको, कि वो आप तक पहुँचें, ताकि वो कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आप उनका बैंक से लिंकेज करवा के या उनको हेल्प करके जो है उनका कारोबार जो है स्टार्ट करा सकें। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। समीर साहब, मैं आपसे चंद सवाल करूंगा, प्रोग्राम का टाइम जो है वो तकरीबन एंड को है। ये अब जिस तरह मैंने मैडम से सवाल किया है कि खवातीन, आपके साथ भी लोग खवातीन काम करती होंगी, तो वो क्या वजह है कि वो आगे नहीं आ पाती? उनको घर से परमिशन नहीं मिलती, या हम जैसे लोग उनको सपोर्ट नहीं करते? उसकी बहुत सारी वजूहत है ना, उनके फैमिली इश्यूज़ भी होते हैं, वो फैमिली के कुछ परमिशन होती है, किसी को नहीं होती, वो इसलिए आगे नहीं आती क्योंकि उनको फैसिलिटी नहीं मिलती। उनको वो यही चाहती है कि हमें हर चीज़ की फैसिलिटी मिले। अब आपने जो बात की कि बैंक की ना, वो बैंक की जो आपने बात की, हमारे जो बिज़नेस में ना वो तीन जो है ना, 3 अहम, उनको आगे आना पड़ेगा। सबसे पहले गवर्नमेंट, सेकंड पर इंश्योरेंस कंपनी, और थर्ड पर जो है वो बैंक। ये 3 चीज़ें आगे आएगी ना, ये 3 डिपार्टमेंट आगे आएंगे तो आगे कुछ बिज़नेस बढ़ेगा, और जो यंग लोग हैं उनको भी आगे आने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान में ये बिज़नेस करेंगे। और जो जहाँ तक ख़वातीन की बात आई कि उनकी बहुत सारी वजूहत होती हैं कि ये किस तरह इनको आगे आना है, किस तरह करना है, उनकी फैमिली इश्यूज़ होते हैं, वो खुद करना चाहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं उनमें माशाल्लाह जज्बा भी बहुत है, वो बैठे बैठे ऑनलाइन बिज़नेस भी कर रही होती हैं, जैसे क्लॉथ के हो गए, बाकी एक्स्ट्रा बहुत सारे बिज़नेस कर रही होती है ऑनलाइन। अच्छा, तो अभी आप यंग लोगों को सपोर्ट करते हैं किसी भी सेंस में, कि अगर कोई यंग एंटरप्रेन्योर आपके पास आए या कोई न्यू कमर आपके पास आए तो आप उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, उनको अच्छी गाइड कर रहे होते हैं कि किस तरह आपको आगे आना है, किस तरह स्टेप बाय स्टेप आपको आगे करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही होती है ना कि बंदा इंपोर्ट जो कर रहा है ना, बंदा जो इंपोर्ट कर रहा है उसमें बंदे को बहुत सारी मुश्किलात है। तो गवर्नमेंट से यही हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो आपके ये ड्यूटी वगैरह के जो मसले मसाइल हैं इनको हल करें। हर चीज़ ना, रोज़ हमारी जो इस्तेमाल की चीज़ें, रोज़ अशिया जो इस्तेमाल की चीज़ें वो हर रोज़ महंगी हो रही है। जैसे आप आटा ले लो, चीनी ले लो, एक सारी चीज़ें आप ले लो, ये रोज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया समीर साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए, और तमाम मौजूद मेहमान जिन्होंने प्रोग्राम में टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे बिजनेस की, और बिजनेस जो है वो मजीद कम होता जा रहा है। हमारे पास प्रोग्राम में बहुत कम था, वरना हम जो है ना वो माहिन साहिबा से पूछते कि कितने लोग जो है वो शिफ्ट हो गए, तो कभी मौका मिला फिर बात करेंगे इसके ऊपर। बिजनेस जो है वो पाकिस्तान में कम हो रहा है, एक्सपोर्ट्स कम हो रही है, पाकिस्तान का डॉलर जो है वो, पाकिस्तान में डॉलर जो है वो बढ़ता जा रहा है, और सुनने में ये आएगा डॉलर शायद मजीद बढ़े, और पेट्रोल भी इसी तरह मजीद बढ़ता रहेगा। तो नाज़रीन, वही जाते जाते एक बात कि मुझे फिक्र ये नहीं है कि मुल्क कैसे चलेगा, मुझे फिक्र ये है कि कहीं ऐसा ही नहीं चलता रहे। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह पीर को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।